नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर छांगुर बाबा और जलालुद्दीन 7 दिन की एटीएस रिमांड पर है। छांगुर बाबा और नसरीन से एटीएस मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। एटीएस की टीम दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है, वहीं दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर भी लेकर जा सकती है। एक तरफ जहां छांगुर बाबा से धर्मांतरण को लेकर पूछताछ हो रही है, तो वहीं बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर तीसरे दिन भी बुलडोजर चला है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। संभल से खबर है, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास बनाई गई अवैध कॉलोनी। नायब तहसीलदार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। बैजोई की 25 कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनाई। बैजोई की 25 कॉलोनी का यह पूरा मामला है। नायब तहसीलदार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। अमरोहा में कॉटन के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। कॉटन गोदाम में आग लगने से मालिक को भारी नुकसान हुआ है। घटना अमरोहा सदर कोतवाली के इस्लाम नगर की है। जौनपुर में इंटरसिटी ट्रेन पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पत्थरबाजों की पहचान में जुटी है। कटवार हॉल्ट और सरसरा हॉल्ट के बीच में पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी में ट्रेन के कई खिड़की का शीशा टूटे हैं, तो कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। नाबालिग लड़कियों को बेचने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 16 साल की लड़की को सकुशल बरामद किया है। बीते दिनों कृष्णानगर से 16 साल की लड़की गायब हुई थी। बस स्टेशन पर लड़की को अकेला देखकर आरोपी ने बातों में फंसाया था। एक गिरोह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर अकेली नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। लड़की को मध्य प्रदेश ले गया था। आरोपी संतोष शहडोल में मनीष भंडारी को 50,000 में बेचा था। यह गिरोह अब तक 12 से 15 लड़कियों को बेच चुका है। दिनांक 30 जून को थाना कृष्णानगर पे एक नाबालिग लड़की के बहला फुसला के घर से ले जाने की हमको तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें सुसंगत धारा में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें हमने तत्काल ही 8 सीसीटीवी हेतु टीमें और साथ ही साथ सर्विलेंस की टीम अपनी लगा दी थी। इसमें हमको सफलता मिली है। जो नाबालिग लड़की थी, हमने इसको 8 तारीख को सकुशल बरामद कर लिया है। फर्रुखाबाद में भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बहन की हत्या कर दी। पत्नी ने भात पकड़ा और भाई ने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी। हत्या के बाद घर से 50 किलोमीटर दूर अमृतपुर में पुल के नीचे शव फेंक दिया। बहन के प्रेम प्रसंग से भाई नाराज था। पत्नी ने वारदात में उसका साथ दिया। घटना 6 जुलाई की देर रात की है। शव 7 जुलाई की शाम को मिला। जब परिजनों ने कार्रवाई की मांग नहीं की, तब पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने गुरुवार को परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल किया। मामला कायमगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला पट
फिर कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात संज्ञान में आया कि जो महिला है इसका उसी के गांव में किसी लड़के से संबंध था, उससे शादी करना चाहती थी। घर वाले इसका विरोध करते थे। इसी बात को लेके उसका भाई और उसकी भाभी जो मृतका है उसका ससुराल राजेपुर थाना क्षेत्र में है, उसको लेके वहाँ से चले और ला के महमूदपुर गढ़िया में पहले समझाने का प्रयास किए कि तुम वहाँ शादी मत करो। जब नहीं मानी तो वहीं गमछा से गला दबा के हत्या कर दिया और 100 को फेंक के वहाँ से भाग गए। जब कड़ाई से पूछताछ की जो पूरी बात इन्होंने इनके द्वारा बताया गया, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों अभियुक्तों को, और पुलिस के द्वारा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 5 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ठग खुद को बीमा पॉलिसी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पॉलिसी मैच्योर करने का झांसा देते थे। गैंग अभी तक 3 राज्यों में लगभग 44 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। बता दें कि महिपाल बिष्ट ने 36 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। ये लोग नोएडा में किराए का कमरा लेकर ठगी के नेटवर्क को चला रहे थे। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने सराहनीय कार्य करते हुए आज बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन, अनुज और गुंजन है। इनका अपराध करने का तरीका ऐसा था कि वो जो बीमा पॉलिसी धारक थे उनको लालच देते थे कि उनकी जो बीमा पॉलिसी की रकम है उसको हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और उस बिटकॉइन के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कुछ टैक्स हमें प्रोवाइड कराएं। और इस लालच में जो भोले भाले लोग थे उन्होंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किया और उस पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये पूरे फ्रॉड करने का तरीका था इनके। कानपुर में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में घर में मिली है। महिला के पति और पड़ोसियों ने हत्या का शक जाहिर किया। उनका कहना है कि बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी। लुटेरे इसी का फायदा उठाकर पहले घर में घुसे। महिला के पति ने बताया कि घर में रखी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, अलमारी में रखा सोने का सामान गायब था, साथ ही पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। मामला बजरिया थाना के रामबाग इलाके का है। बता दें कि मृत महिला का 2 बेटे हैं। एक बेटा IIT की कोचिंग भी पढ़ाता है और दूसरा बेटा इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोपहर को 12:30 बजे निकल के गए थे और 2:30-3 बजे लौट के आए तो ये मरी हुई पड़ी थी। घर के लाकर सब टूटे हुए थे अलमारी के। हाँ, सामान चला गया। अभी तो हमने कुछ देखे नहीं, फॉरेंसिक वाले थे, लेकिन सामान सब चला गया है, साफ है। वाइफ की अलमारी थी, वही देखती थी, वही करती थी, उन्हीं को ले जाते थे। उनकी तारीफ हुई तो पाव खाती थी, तो उनका जेवर वेवर सब था, वो सब चला गया। रुपया नगद था, वो भी चला गया। अंबेडकर नगर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन चोरों के पास से कुल 16 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। इस गिरोह में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। पिता बाइक बेचता था, उसके दोनों बेटे चोरी करते थे। बेटे दोस्तों के साथ मिलकर बाइक चोरी करते थे और पिता व्यापारी बनकर चोरी की बाइकों को गांव में सस्ते दामों पर बेच देता था। जनपद में बाइक चोरों के विरुद्ध लगातार जो है प्रायोरिटी पे अभियान के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना जलालपुर की टीम और SOG स्वाट सर्विलांस के द्वारा फिर से एक गुडवर्क किया गया है। इसमें 6 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 16 अदद चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। ये जो इनका पूरा गिरोह था, ये जनपद के साथ साथ जो अपने अगल बगल के जनपद हैं वहाँ पर लगातार बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसमें जो इनके पास से चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद एक मुस्लिम ढाबा मालिक ने अपना ढाबा बंद करने का फैसला कर लिया। ढाबे का नाम नीलकंठ ढाबा है और दुकान मालिक शराफत अली की माने तो फूड सेफ्टी विभाग के अफसरों के कहने पर उन्होंने अपनी दुकान का नाम हटा दिया। इसके लिए जहां जहां ढाबे का नाम लिखा गया था उस जगह को पेंट से रंग दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 महीने तक ढाबा बंद रखने का फैसला भी लिया है। चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। नाम पे क्या कर दिया?
नाम खत्म कर दिया। वो अपने नाम से अगर लगाएंगे तो चलाएंगे, ना तो बंद कर दें, होटल बंद कर दें इस टाइम। अपने किस नाम से चलाओगे? अब वो नाम आ गए, देखा जाएगा जिस नाम पर, 1 महीने बाद खोलेंगे साहब। तो अपना नाम हटा दिया? अपना नाम हटा दिया। तो अब कैसे करेंगे? लाइसेंस था इसका अपने इस नाम से, वो भी हटा दिया। अपने नाम से खोलेंगे, कोई सा भी नाम रखें, अपना रखेंगे। हालांकि विभाग के अफसरों का कहना है कि ढाबे का नाम बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मालिक का नाम जोड़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि ढाबा तो पहले से ही सिर्फ वेज खाना बनाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसको समझने में गलत लगा। एक्चुअली इसमें यह था कि नीलकंठ ढाबा था, उसमें यह कहा गया कि उसमें प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दें, प्रोप्राइटर हैं वो, प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। और ऐसा भी मुझे पता चला कि उस ढाबे में केवल वेज बनता है, तो ये तो और अच्छी बात है। वेज बनता है तो ऐसा ढाबा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वेज ढाबा चलाते हैं और उनको ये भी बताया गया लहसुन प्याज वाला आइटम अलग से बनाएं। बल्कि पेंट के बाद आप द्वारा सूचना दी गई, पेंट किया गया, तो मैंने उनसे पुनः बात भी की। हमने कहा कि नहीं, इस तरह का आपने गलत किया, उसमें आप प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं और 3-4 किलोमीटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती, गंग नहर किनारे बैरिकेडिंग और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 की टीम ने मेरठ में कांवड़ मार्ग का रियलिटी चेक किया, जहां सख्त इंतजाम दिखाई दिए। कांवड़ यात्रा पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि दुकानों पर वेज और नॉन वेज साफ लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पहचान छुपाकर गुमराह करने से विवाद बढ़ते हैं। सबसे पहले किस तरह की तैयारियां आपने जायजा लिया, कुछ खामियां मिली, क्या आपने निर्देश दिए? देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करोड़ों की संख्या में, लगभग 4-5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से, गौमुख से, ऋषिकेश से जल लेकर के और मुजफ्फरनगर से जरूर आता है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकारी मंत्री होने के नाते और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिस प्रकार से कांवड़ियों की सेवा के लिए उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, हर प्रकार की योजनाएं, हर प्रकार की समीक्षा वो लगातार उनके द्वारा होती है, तो हमारे सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर में वो सभी कांवड़िया यहाँ से होकर निकलते हैं। वो देहरादून यानी मध्य प्रदेश जाएँ, राजस्थान जाएँ, दिल्ली जाएँ, किसी अन्य प्रदेश में जाएँ, मुजफ्फरनगर उनको आना होता है। तो हम सब पहले लगभग 1 महीने से उसी सारी तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं, सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई, चूना, जो ये टेंट लगा आप देख रहे हैं, इतने शानदार बड़े बड़े टेंट यहाँ पे लगते हैं, बड़े बड़े शिविर लगते हैं, दूर दूर से लोग आकर के शिविर लगाते हैं ताकि कांवड़ियों की सेवा कर सकें। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी सियासी तकरार के बीच रघुराज सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस हर मामले में हिंदू मुसलमान करते हैं। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए हर तरह की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हो या सपा हो, ये हिंदू मुसलमान करने के आदी हो चुके हैं और ये हमेशा ऐसा करते हैं। हमने वोट की राजनीति कदापि नहीं की और कांवड़ यात्रा को सकुशल पहुंचाना ये योगी सरकार का धर्म है। इसलिए धर्म को धर्मनिष्ठ होते हुए उनको निर्वाह करना ये सरकार का फर्ज है, क्योंकि पहले पत्थर मारते थे। आपने देखा होगा अखिलेश की सरकार में, आपने देखा होगा उनको प्रताड़ित किया जाता, आपने देखा होगा कि उनको लहसुन प्याज खिला दिया जाता था। वो व्यक्ति लोग सुबह से शाम तक, रात तक वो जो सेवा करते हैं, उनका भाव होता है कि मेरा गंगाजल कैसे भी शुद्ध रूप से वहाँ पहुँचे शिवलिंग के पास। ये उनकी आराधना है, क्योंकि ये देश जो है धार्मिक देश है और विश्व में हम लोगों ने ही सिखाया है चलना फिरना, तो इसलिए कांवड़ यात्रा में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। इसलिए आदरणीय योगी जी ने तय किया है कि अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो उसकी 7 पुस्त याद करा दी जाएगी। मेरठ में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है। कांवड़ियों ने इस बार अपनी कांवड़ को पहलगाम घटना के विरोध में किया गया है। सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया है। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी दिखी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने इसे तैयार किया है।
प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है और सबसे बड़ा आकर्षण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कंसेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है मेरठ के युवाओं ने, क्योंकि ये क्रांति की तरह है और ऐसे में लोगों का जोश देशभक्ति के लिए एकदम हाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कांवड़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खास तौर पर इसकी विशेषता ये है 2 राफेल लगाए गए हैं। ये वही राफेल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी और इसके अलावा भारत माता का भी चित्र है। टैंक लगाए गए हैं, हालांकि टैंक का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया है वो सराहनीय है। जो पाकिस्तान की करतूत का जवाब भारत ने दिया है वो सराहनीय है और उसी कंसेप्ट को लेकर मेरठ के युवाओं ने एक कावड़ बनाई है जो इस बार की कावड़ यात्रा 2025 में आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रयागराज में इस बार कांवड़ियों की वेशभूषा में शिव भक्ति के साथ की राष्ट्रभक्ति भी नजर आएगी। कांवड़ियों के बीच मोदी और योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। ज्यादातर कांवड़िए इस बार मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर ही बोल बम का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी शर्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि बाजार में आते ही वो हाथों हाथ बिक जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे सावन में लाखों की संख्या में कांवड़िए गाजियाबाद पहुंचेंगे। ये कांवड़िए गाजियाबाद होते हुए दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान जाएंगे। कांवड़ियों की सुविधा के लिए मुरादनगर नगर पालिका परिषद की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। यहां कांवड़ियों के लिए शिविर बनाए गए हैं, जहां कांवड़ियों के ठहरने, उनके खाने पीने और इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के दिल्ली हरिद्वार कांवड़ रूट पर मौजूद हैं और हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखाते हैं जो कांवड़ियां हैं वह पहुंचने शुरू हो गए हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं नगर पालिका द्वारा टेंट लगाया गया है और कांवड़ के लोगों को कोई भी समस्या ना हो, जो कांवड़ियां उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए प्रशासन बेहद ही अलर्ट है और सतर्क है। इस समय बात करते हैं ईओ मुरादनगर है। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है? कांवड़ियां आने शुरू भी हो गए हैं। नगर पालिका द्वारा यहाँ बृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है, जैसे बैरिकेटिंग लगाना, लाइट लगाना, पूरे यहाँ रोड पे लाइट लग रही है, घाट पे लाइट लग रही है। यहाँ प्रशासनिक कैंप और मेडिकल कैंप कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था उत्तम करा दी गई है, कर्मचारियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा दी गई, उसके साथ एक सुपरवाइजर भी लगा दिया गया है। जगह जगह हमारे कर्मचारी भी खड़े हैं। मेरठ में साहिल हत्याकांड के बाद ट्रेड में आया नीला ड्रम अब कांवड़ यात्रा में चर्चा में आ गया है। मेरठ में भोले का एक भक्त नीले ड्रम वाली कांवड़ लेकर पहुंचा है। हरिद्वार से 2 नीले ड्रम में गंगाजल भरकर मेरठ पहुंचा है। गाजियाबाद के रहने वाले भोले के भक्त ने कहा है कि उसने सदियों से चले आ रहे श्रवण कुमार का अमित तोड़ने का संकल्प लिया है। दरअसल श्रवण कुमार ने मेरठ में पहुंचते ही अपने माता पिता को जमीन पर रख दिया था। साथ ही नीले ड्रम का मेरठ पर लगा बदनुमा दाग भी मां गंगा के आशीर्वाद से खत्म करना है। बता दूं, मैं इस ड्रम के जैसे कि मेरठ को श्रवण कुमार का श्राप लगा हुआ था और इस ड्रम में मैं गंगा मैया को लेके जा रहा हूं, अपने माता पिता को नहलाऊंगा। इससे श्राप धुल जाएंगे। और उसके बाद एक दौर चल रहा था मेरठ में, जो पत्नियां पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही थी, शायद इस वजह से वो भी धुल जाए। हाँ, नीले ड्रम का जो श्राप है वो मुक्त हो जाए। कानपुर में एक कुर्सी पर 2 सीएमओ अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएमओ ऑफिस विवाद का नया केंद्र बन गया है। तत्कालीन निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट का स्टे लेकर सीएमओ को कुर्सी पर काबिज हो गए। वहीं वर्तमान सीएमओ भी कुर्सी पर दावा करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। इस विवाद के बीच शासन ने पत्र जारी कर निलंबित सीएमओ को उनके पद से हटा दिया है। जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आया, तो आप ही ने ये कहा है कि अभी आपका हाई कोर्ट से स्टे है और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मेरे बाद में ट्रांसफर हुआ है उनके लिए भी स्टे है और मेरा तो स्टे हुआ है। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ कानून होते ही
यही हुआ था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका इससे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद नहीं दोबारा हम तो शुरू से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं। हमने पहले भी बोला था कि प्रमुख सचिव सरकार के आदेश है, आदेश के तहत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज सुबह भी आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बल लेकर के आना पड़ा? ऐसा नहीं, हमने पुलिस बल को जो है बोला, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो है ऐसा ऐसा मेरे कार्यालय में अवैध आदमी अवैध ढंग से जो है घुस के और सीएमओ की कुर्सी पे बैठा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि लोहिया के चेले राम को नहीं मानते। लोहिया ने रामायण मेले को शुरू किया था। आज की समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाती है। राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। जो राम विरोधी उसकी दुर्गति तय है। कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। देश प्रदेश देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी किसी ने प्रारंभ करवाई थी। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। महोबा के कबरई कस्बे के सरकारी स्कूल हर बार की तरह मानसून की मार पड़ी है। बारिश की वजह से स्कूल में जलभराव हो गया। स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। क्लासरूम बारिश के पानी से लबालब हो गए, जिससे पढ़ाई ठप हो गई। बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। स्कूल के बच्चे स्कूल में भरे पानी में गोते लगाते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में जलभराव की यह दिक्कत करीब 16 साल पुरानी है। हर बार बारिश में ऐसा है नज़ारा होता है। क्लासरूम स्विमिंग पूल जैसी और परिसर किसी छोटे तालाब की तरह नजर आता है। जल निकासी का इंतजाम न होने और नालियों के जाम होने की वजह से स्कूल में पानी भर जाता है। विद्यालय में जल भराव की समस्या है। अच्छा, ये कब से हो रही है सर? ये लगभग 2008 से। अच्छा, तो क्या कारण है इसका जल भराव का? चारों तरफ पूरे मोहल्ले का गंदा पानी विद्यालय परिसर के अंदर आता है और नालियों की सफाई नहीं है और गंदा पानी की सभी निकासी स्कूल में आ जाता है गंदा पानी। आपने कोई कंप्लेन की नगर पंचायत में? नगर पंचायत में सूचना दी थी। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तिगरी गंगा घाट पर जलस्तर खतरे का निशान के करीब पहुंच गया, यानी अब हालात खतरे के बेहद करीब हैं। बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खादर इलाके के कई गांव पानी से घिर गए हैं। गंगा का पानी खेतों में घुस चुका है। फसलें कई फीट तक पानी में डूब गई हैं। पानी के बीच ही ग्रामीण खेतों तक आवाजाही कर रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की भी तैयारी है। जो बाढ़ से प्रभावित रहती हैं और करीबन 105 गांव हैं जो अति संवेदनशील और संवेदनशील रहते हैं। वहाँ पे हम लोग ने बाढ़ चौकी का विजिट कर लिया था और विजिट करने के बाद बाढ़ चौकी में जो संबंधित विभाग हैं, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, और उन सब का कोऑर्डिनेशन करवा दिया गया है। और साथ ही हर दोनों तहसीलों के जो गाँव हैं और बाढ़ चौकी हैं उनमें जो हमारे नाविक हैं या फिर गोताखोर हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था और लोकल लेवल के सहयोग से वो सब व्यवस्था करनी चाहिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।